अच्छा भाई, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये बेसिकली ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ना वो बेहतर होता है कि सारी चीज़ शुरू से हो। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कुछ हद तक तो आपको एज इट इज़ याद करना ज़रूरी है। उसकी मजबूरी ये है कि मुख्तलिफ़ तरह की थ्योरीज आप इसमें पढ़ोगे। अभी इस पेपर में भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे जाके जो मैनेजमेंट के पेपर्स हैं, एक पेपर हुआ करता था BMBS के नाम से, कैफ के अंदर, वो ख़त्म हो चुका है। जो कि मेरे नज़दीक एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आपको फिर फाइनल्स में जाके फौरी तौर पे जिस वक्त आप BMS का पेपर करोगे तो एक लोड पड़ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इससे आपके कई तरह के मेजर कॉन्सेप्ट जो हैं वो बन जाएंगे। बहरहाल थेरीज जहाँ पे आती हैं वहाँ पे हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह आप लोगों ने कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। वो किसी इंसान के कहे हुए अल्फाज हैं, तो आप उसको एज इट इज़ ही कहोगे जो भी वो चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर अपने अल्फाज में हम उसको कहने बैठेंगे तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उसके अंदर कोई ना कोई इनएक्यूरेसी आ जाएगी। सही है, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। इसके अंदर एक बेसिक सी चीज़ है, हम लोगों ने ये समझना है कि आपका कोई भी जो बिज़नेस है उसकी असल नेचर क्या होती है। यहाँ पे अगर आप इसको, सारों के पास बुक्स हैं, बुक्स प्लीज़ अपनी निकाल लें। जिसके पास बुक्स हैं वो बुक्स निकाल लें, और अगर कम लोगों के पास है कोशिश करें कि इस तरह हो जाए कि शेयर हो जाए। सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स हैं आप लोगों के पास, अगर अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो कम से कम अपने मोबाइल के अंदर ना सॉफ्ट फॉर्म में ज़रूर डाउनलोड कर लो। ICAP की वेबसाइट से आराम से मिल जाएगी, वरना मैं देख लूँगा, मेरे पास भी सॉफ्ट फॉर्म में। अगर आप लोग अपने नंबर्स मुझे दे दोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। चलें जी, कहते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड की फोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. Those businesses will understand the functioning of major variables influencing its growth and profitability will succeed in the long run. अभी इस लंबी चौड़ी स्टेटमेंट के ऊपर आप लोग घबराना नहीं। सिंपल सी बात ये है कि बिजनेस के अंदर एक चीज सर्टन होती है, एक चीज पक्की होती है, और पता है पक्की चीज क्या होती है? प्रॉफिट नहीं। बिजनेस जब भी कोई शख्स चलाता है तो वो एक चीज के ऊपर कंफर्म गारंटी के साथ चल सकता है कि हाँ ये तो होगा ही होगा मेरे साथ। नहीं बच्चों, चेंज। क्या चीज? चेंज। ये होती ही होती है, क्योंकि माहौल चेंज होता है, वक्त चेंज होते हैं। आवाज आ रही है? ठीक है, गुड। वक्त चेंज होते रहते हैं, मार्केट जो है वो चेंज होती रहती है, लोगों की डिमांड्स चेंज होती रहती हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं। तो बहरहाल एक चीज़ आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि चेंज लाजमन आएगी बिजनेस चलाने में। आज से 50 साल पहले टेक्सटाइल के बिजनेस किस तरह से चलते थे और आज किस तरह से चलते हैं, इसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। टेक्नोलॉजीज़ में फ़र्क आ चुके हैं। पहले दौर के अंदर खड्डियाँ होती थी नॉर्मल, फिर उसके बाद पावर लूम्स आई, उसके बाद फिर वाटर जेट लूम्स आई, उसके बाद एयर लूम्स आई, ठीक है। फिर पहले के दौर के अंदर जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, लोगों ने जब करना होता था ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ करते थे। फिर रोटरी प्रिंटर्स आए, ठीक है ना। फिर आगे जाके जो है डिजिटल प्रिंटर्स आ गए। अब इस वक्त डिजिटल प्रिंटिंग होती है सारे कपड़ों के ऊपर। फिर एम्ब्रॉयडरी जो है वो किसी दौर के अंदर जो है वो हाथों से की जाती थी, ठीक है, अब भी होती है कुछ हद तक, लेकिन ये है कि अब मेजॉरिटी जो है उसको एम्ब्रॉयडरी की मशीनों ने उसको टेकअप कर लिया। तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत चेंज हो गई हैं, उसकी वजह से लोग भी कितने आप रखते हो और किस तरह के रखते हो वो भी चेंज हो गया है। पहले आप लोगों को ऐसे स्किल्ड लोग चाहिए होते थे जो एम्ब्रॉयडरी कर सकते थे, अब आप लोगों को मशीन ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। कुछ अरसे का कोर्स करते हैं वो और मशीन चलाना सीख जाते हैं। इसी तरह पहले आप लोगों को लोग ज़्यादा चाहिए होते थे जो काम करते थे, अब आप लोगों को देखभाल वाले लोग चाहिए, मेंटेनेंस वाले लोग ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज मशीनें मेजर काम करती हैं। पहले वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा इंसान नहीं बढ़ा सकता था टेक्नोलॉजी के कम होने की वजह से। अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है, अब आप बहुत बड़े हद तक भी बिजनेसेस कर सकते हो, ग्लोबली भी बिजनेसेस को संभाल सकते हैं। बहरहाल चेंज एक पक्की ठक्की चीज़ है। इस चैप्टर के अंदर वो कहता है हम बिजनेस से रिलेटेड चंद चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। पहला जो हम फोकस होगा वो होगा हमारा पर्पस के ऊपर। पहला हमारा फोकस जो है वो बिजनेस के पर्पस के ऊपर होगा। दो मेन पर्पस हो सकते हैं, याद रखो। बिजनेस का जो एक मेजर पर्पस होता है, जिस तरह अभी इन्होंने कहा था प्रॉफिट का, हम इसको प्रॉफिट नहीं कहते। इनकी बात कुछ हद तक सही थी, ठीक है। बिजनेसेस या तो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड
जिनका मिजाज जो है, जिनकी नेचर जो है वो प्रॉफिट कमाने वाली हो या नॉन प्रॉफिट हो सकते हैं। हाँ, अब यहां पे भी अभी एक कंफ्यूजन है जिसको हम बाद में दूर करेंगे। नॉन प्रॉफिट आई कैप क्या है? आई कैप, जिस बॉडी में अब आप लोग मेंबरशिप बनने की ख्वाहिश रख रहे हो, वो क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट? नॉन प्रॉफिट। हाय, यही मैं सुनना चाह रहा था, यही मैं सुनना चाह रहा था। प्रॉफिट किसको मिलता है? कौन बताएगा? जो क्रिसेंट के अंदर एम्प्लॉइज हैं, प्रॉफिट उनको मिलता है, या जो क्रिसेंट के मालिकान है उनको मिलता है? एग्जैक्टली। आई कैप का मालिक कौन है? कुछ हद तक गवर्नमेंट है, बाकी सारे आप लोग हो, सारे मेंबर्स हैं, आप सब मेंबर्स हो, इसलिए आप अपने आप को आई कैप के मेंबर्स कहते हो कि वी आर मेंबर ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, दिस इज अ बॉडी, इसका कोई मालिक नहीं है एज सच। इसके बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, बोर्ड वगैरह बैठता है इसके ऊपर, इसको एडमिनिस्ट्रेशन का एक बोर्ड होता है, सब तनख्वाहें ले रहे होते हैं, सब इंप्लॉइज होते हैं। ठीक है, आर्मी क्या है? नॉन प्रॉफिट है या प्रॉफिट का इदारा? नॉन प्रॉफिट है। कोई चैरिटी है? इनसे ज्यादा वहशतनाक किस्म का तो काम कोई करता ही नहीं है दुनिया के अंदर। हर मुल्क की आर्मी, अगर हम अमेरिका की आर्मी की बात करें और सोच में पड़ जाएं कि ये क्या है, तो भाई वो नॉन प्रॉफिट इदारा है, लेकिन करते वो कोई चैरिटी का काम है, वो तो मुल्कों के मुल्क उड़ा देते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें चैरिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? चैरिटी वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या जिनको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, एनजीओज, ये सारी की सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। याद रखना, जितनी भी चैरिटी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सब की सब नॉन प्रॉफिट होती हैं, लेकिन सारी की सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटी या एनजीओज नहीं होती। एलडीए क्या है आपके ख्याल में? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। गवर्नमेंट क्या है? प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, सारी नॉन प्रॉफिट है। अब अगर आप नोट करना शुरू करोगे तो आप कहोगे तो यार ये तो फिर सारी जितनी बड़ी हैं तकरीबन सारी की सारी नॉन प्रॉफिट है, और हकीकत ऐसा ही है। स्टेट बैंक क्या है? नॉन प्रॉफिट है। ठीक है, स्टेट बैंक, जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट बैंक एक एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा है, एक पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है वो। ठीक है, वो मुल्क के लिए फाइनेंसेस जमा करता है, लेकिन उसका मेन काम मुल्क की बैंकिंग की जितने भी इदारे हैं उनको गवर्न करना है, बैंकिंग ऑपरेशंस को गवर्न करना है। कुछ इदारे इस तरह के होते हैं जो मिक्स हो सकते हैं। मिक्स मतलब ये कि कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो चैरिटीज भी हो सकते हैं, और कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो आपके प्रॉफिट वाले भी हो सकते हैं। जिस तरह शौकत खानम जो है, इसमें तो खैर दोनों एस्पेक्ट्स चलते हैं, कमाने वाला भी चलता है और ट्रस्ट वाला भी चलता है, लेकिन आमतौर पर ये जो कमाते हैं ना, वो कोशिश करते हैं उधर ही लग जाए। वो इस तरह का है। आजो ITB क्लास, हाँ जी, ये इससे अगली क्लास है, इससे अगली क्लास है बेटा, 1:20 पे, 1:20 पे। हाँ जी, अच्छा, तो नॉन प्रॉफिट हो सकती है या तो ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्या हो सकती है? प्रॉफिट वाली हो सकती है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसका मेन एम ये नहीं है कि हम लोगों ने इसके मालिकान को अमीर बनाना है, तो फिर वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद ये है कि हमने इसके मालिकान को अमीर बनाना है, हमने उनकी वेल्थ इंक्रीज करनी है, तो फिर बच्चों वो होती है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये वेल्थ में और प्रॉफिट में क्या फर्क है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ये प्रॉफिट क्या है, जिसने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है उसको आइडिया होता है कि प्रॉफिट क्या चीज़ होती है। क्या प्रॉफिट और कैश एक चीज़ होती है? नहीं। वेल्थ क्या चीज़ होती है, ये फ़र्क है। तो लिहाजा हम लोग इसके बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे। पहली चीज़ अलबत्ता हम लोगों ने ये देखनी है, पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने कुछ हद तक इंट्रोडक्शन अभी आपको दे दी है। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है ना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सॉरी, यहां पे पहले गोल्स आता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन। ये मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है,
गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस के जो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, इसके अंदर सारी सारी जो चीज़ें आती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स की ज़रूरत है, हम वो देखेंगे। फिर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक किसको कहते हैं बच्चों, कौन बताएगा? स्टेक किसे कहते हैं? शेयर होल्डर। स्टेक कहते हैं, स्टेक बेसिकली होता है लकड़ी का एक बांस नुमा चीज, नेजा नुमा चीज जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ होता है। ये कहावत कहां से आई है? पुराने दौर के अंदर, अल्लाह ताला हिफाजत करे, पुराने दौर के अंदर जिस वक्त लोग जंगें लड़ते थे और फिर कैदियों को पकड़ लेते थे, तो वो उनको ना इस तरह नेज़ों के ऊपर रख देते थे, जिंदा कैदियों को, और वो आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह माफ़ करे, इसके नीचे आते आते ना मर जाते थे। तो और ये बड़े सारे मुसलमानों के साथ भी हुआ है बेतहाशा, स्पेशली जो यूरोप के अंदर लड़े होते थे उनको इस तरह मारा जाता था। तो इसको कहते थे स्टेक। स्टेक सूली को भी कहा जाता है ना, सूली पे लटका देते हैं। अब जो भी शख्स सूली पे लटका होता है या फिर खुदा ना खास्ता ऐसी किसी पोजीशन में हो, तो उसकी जान किस में होती है? खतरे में होती है, दाव पे लगी होती है। ऐसा ही है, इसको कहते हैं रिस्क। क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ इस शख्स का रिस्क पर है। तो लिहाजा स्टेक होल्डर वो शख्स होता है जिसकी कोई ना कोई चीज रिस्क में होती है, या फिर उसकी कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है इस कंपनी के अंदर, कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट होता है, कोई ना कोई मतलब होता है इस कंपनी में। लिहाजा स्टेक दो लफ्जों का मतलब लेता है, रिस्क एंड इंटरेस्ट। कोई उसकी चीज दाव पे लगी हुई है या फिर उसका कोई ना कोई मतलब फंसा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो जिस शख्स का भी कोई ना कोई मतलब बिजनेस के साथ हो, वो उस बिजनेस का स्टेक होल्डर होता है। शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है। लेकिन आमतौर पे जब भी मैं स्टेक होल्डर्स के बारे में पूछता हूं ना, पहला लफ्ज जो मुंह के ऊपर आता है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। हाँ, हकीकत है, वो भी स्टेक, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स में से होते हैं, लेकिन दे आर नॉट द ओनली वंस। उसके अलावा भी बड़े सारे होते हैं स्टेक होल्डर्स। एम्प्लॉयज भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी रोजी रोटी लगी होती है इधर से। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाए, तो मालिकान के पास तो फिर बेचारों, उनके पास तो फिर करोड़ों रुपए पड़े होंगे अपने अकाउंटों के अंदर। ये तो जो डेली वेजर्स थे या फिर जो महीने की तनख्वाहें ले रहे थे, वो तो हैंड टू माउथ होते हैं। उनका भी एक बड़ा शदीद किस्म का इंटरेस्ट होता है कि यार ये बिजनेस चलता रहे, वरना हमारी लगी लगाई रोजी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी इंटरेस्ट होल्डर्स होते हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स क्या हैं, इनकी किस्में किस तरह की हैं, ये सारा कुछ भी हम लोग देखेंगे। किसके लिए? हम उनको शेयर होल्डर ही कहते हैं, उनको स्टेक होल्डर नहीं कहते। जब हम अलहदा अलहदा बंदों के बारे में, हम आप एम्प्लॉई को एम्प्लॉई कहते हो ना, स्टेक होल्डर तो नहीं कहते। लेकिन ये दोनों स्टेक होल्डर्स हैं। जनरल पब्लिक भी स्टेक होल्डर है, याद रखो। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ अर्सा नहीं बल्कि अब तो कई साल गुजर गए, आप लोगों ने कभी एयरबस का नाम सुना है? एयरबस एक बहुत बड़ी कंपनी है। बोइंग का नाम सुना है? बोइंग, बोइंग 747 जंबो जेट, कभी नाम सुना है? बोइंग की तरह ये वो हैं जो कमर्शियल जहाज बनाते हैं, बहुत बहुत बड़े जहाज, कमर्शियल एयरप्लेन जिसमें 300-400 बंदा जो बैठ के सफर कर सकता है। एयरबस एक बहुत एलीट किस्म की जहाजों की कंपनी है, बहुत मशहूर। इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन का प्लांट बनाना था जर्मनी के अंदर। गाड़ियों की फैक्ट्री लगानी हो ना, गाड़ियों की फैक्ट्री, तो अरबों रुपए का खर्चा होता है, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का खर्चा होता है गाड़ियों की फैक्ट्री अगर लगानी हो। तो ये जहाज़ों की फैक्ट्री थी, उनको लगा के बंद करनी पड़ी कुछ अर्से के बाद। उनको वहाँ से चेंज करना पड़ा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनको वहाँ से उठाकर एक दूर दराज के एरिया में लेके जाना पड़ा। वजह क्या हुई कि वहाँ की जो अवाम थी, जो आसपास रहते थे, उन्होंने एहतजाज कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम सुकून में यहाँ पे रह रहे थे, तुम लोगों ने यहाँ पे क्या ये धूम धड़ास शुरू कर दिए, रोज़ाना यहाँ पे शोर शराबा, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गई है तुम लोगों की वजह से, पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया तुम लोगों की वजह से। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की जो हमारी यहाँ पे एक सीनरी इतनी प्यारी थी, ग्रीनरी थी, दरख्त शरख्त लगे हुए थे, वो ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने इतनी दूर दूर तक।
फिर जहाज जहाँ पे टेस्ट होने हो, जहाँ पर उड़ने हो, वहाँ पर परिंदों को जो है जिंदा नहीं रखा जाता, क्योंकि परिंदे बड़े खतरनाक होते हैं जहाज़ों के लिए। उनको मारना शुरू करा, वो कहते हैं भैया हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, यहाँ से निकलो। तो उन्होंने लीगल केस किया उसके खिलाफ, सारा कुछ किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो पहले ही मान गए, उन्होंने कहा कि केस ना करो, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। इतना बड़ा उनको खर्चा करना पड़ा दोबारा से, उसको वहाँ से सारा उठाया। शिफ्टिंग इज़ अ वेरी ह्यूज प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। क्रेसेंट काफ़ी बड़ी जगह है, ये जो कॉलेज है ना, इससे 1/4 मुश्किल से डिफेंस के अंदर हमारा एक ऑफिस था, 1/4 साइज, मुश्किल से मेरे ख्याल में 10 मरले का ऑफिस, लेकिन वो 5 मंजिला, 3 4 5 मंजिला। उसको सिर्फ शिफ्ट करने की जो कॉस्ट थी ना, कि हम लोगों ने कहा कि यार हम यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं कि बड़े ऑफिस में, लोग ज़्यादा हो गए थे, पहले 70 एम्प्लॉयज़ थे, तो 70 से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रख नहीं सकते थे, वो बड़े क्रैम्ड अप स्पेस हो जानी थी। सिर्फ शिफ्ट करने के अंदर हमें 1 1.5 करोड़ का खर्चा नज़र आ रहा था। नई जगह नहीं बनानी, सिर्फ शिफ्ट करना है किराए की बिल्डिंग में, वहाँ से चीज़ें उठा के, लोगों को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना है। 1 1.5 करोड़ का खर्चा था, अंदाज़ा लो। तो ये कितना बड़ा प्रोसेस होगा। लिहाजा वो पब्लिक भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसका भी इंटरेस्ट हम लोगों को देखना पड़ता है बिजनेस चलाते हुए। हमने अगर उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया और वो लोग रिस्क में पड़ गए, तो फिर उनकी तरफ से भी रिएक्शन आएगा और फिर बिजनेस को भी खतरा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, अब जरा हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो हमारा पर्पस है। पर्पस के अंदर यहां पे मैं थोड़ी सी बुक रीडिंग करूंगा, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना अपनी जो बुक्स हैं उनको अरेंज कर लो, ताकि जहां पे मुझे लगे ना कि ये वाला पॉइंट एज इट इज टेस्ट हो सकता है, एज इट इज, मैं वो आप लोगों को अंडरलाइन करने के लिए कह दिया करूंगा। सही है, ये सारा कुछ अभी पढ़ना है बेटा, बारी आने दो, वो आया अभी, वही पढ़ना है हम लोगों ने आगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो हम लोग नेचर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं जी, अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट। बिजनेस किसको कहते हैं बच्चों? एक ऐसे इदारे को कहते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करता है, जुस्तजू करता है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर्स। किस तरह से कोशिश करता है कि जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनको गुड्स यानी कि चीजें या सर्विसेज, कोई हरकत ऐसी प्रोवाइड करता है कि जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है या जिसकी उनको जरूरत होती है या डिमांड होती है। जी बेटा, एक बंदा बताते खुद एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक बंदा एक बंदा भी हो सकता है, एक बंदा भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक बंदा भी हो सकता है, एक सिंगल बंदा जो है वो भी प्रैक्टिस कर सकता है। अब एक सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नया क्वालिफाई किया, नहीं थे उसके पास ज़्यादा पैसे, यार बेतहाशा इस तरह के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर जाते हैं लेकिन अभी उनके पास इतना पैसा नहीं होता, या फिर वो पहले जॉब्स भी कर रहे होते हैं तो उसके बाद भी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। वो कहते हैं कि यार अब हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रैक्टिस हम लोगों ने शुरू करनी है। तो इसी तरह डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। वो कहता है यार मैं छोटा सा एक दफ्तर ले लेता हूँ और इसमें अकेला काम मैं खुद ही फ़ोन अटेंड कर लिया करूँगा, रिसेप्शनिस्ट की मैंने क्यों तनख्वाह देनी है। ठीक है, खुद ही मैं, छोटा सा मेरा कमरा है, मैं वैक्यूम पकड़ के उसकी हफ्ते में एक दफ़ा सफाई कर लिया करूँगा, तो मैं क्यों काम वालों को रखूँ। तो एक बंदा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, चलें जी। तो वो कहते हैं बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय इट्स कस्टमर्स। बिजनेसेस मीट द नीड ऑफ कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग, कौन कौन सी तरह की चीज़ें, इसने एग्जाम्पल्स दी हैं इधर। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। किस किस तरह की चीज़ें बिजनेसेस दे सकते हैं? हाउस होल्ड आइटम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउस होल्ड एसेंशियल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में इस्तेमाल करना तकरीबन ज़रूरी होता है, टिपिकल चीज़ें होती हैं, जिस तरह कोई सफाई सुथराई की चीज़ें हैं, ठीक है, खाने पकाने की चीज़ें हैं, क्लोथिंग की चीज़ें, क्लोथिंग कपड़े शपड़े जो है वो हो गए, मेडिकल केयर की चीज़ें हो गई, मेडिकल केयर के अंदर मेडिसिन भी आ सकती हैं, इक्विपमेंट टूल्स वगैरह भी आ सकते हैं, बैंडेजेस भी आ सकती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एज अ सर्विस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, एज अ सर्विस, जिस तरह कोई बसेस चला दी किसी ने या टैक्सीज चला दी किसी ने, ये सर्विस है। ठीक है ना, आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप कहोगे जी मुझे 5 राइड्स बुक करवा दो, ये तो नहीं होता। ठीक है ना, आप पैक नहीं करवा सकते राइड्स को, आपने उसी वक्त लेनी है वो राइड जब भी आपने लेनी है। तो इस तरह ये सर्विस होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप गाड़ियाँ बेच भी सकते हो, आप कह सकते हो कि जी मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक गुड हो जाएगा, गुड्स में से आ जाएगी ये चीज़। चलें, बैंकिंग भी एक सर्विस है।
ठीक है, ये भी एक बिजनेस है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होगी, क्या सर्विस, क्या एग्जांपल आ रही है ज़हन के अंदर कम्युनिकेशन सुनते ही? यूफोन, जैज, भाई सबसे बड़ी कम्युनिकेशन के तो आप लोगों के पास ये टूल्स हैं आपके जो जेब के अंदर पड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजीज वगैरह, हाँ, इंटरनेट हो गया, ठीक है, बेतहाशा पैसा कमाते हैं ये लोग। दुनिया के सबसे ज्यादा कमाइयों वाले जो है ना बिजनेसेस, वो कम्युनिकेशन के, सोशल मीडिया के, ये इस तरह के इंटर कम्युनिकेशन के, इंटरनेट के, सैटेलाइट सिस्टम्स के, कम्युनिकेशन बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है। एंड काउंटलेस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ये कोई ये यहां तक लिमिटेड नहीं है बिजनेस, बिजनेसेस बेशुमार हैं, ये है ना, जिधर देखोगे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ जाएगी बिजनेस चलाने की। चलें जी, वो कहते हैं गुड्स क्या चीजें होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स। गुड्स कहते हैं ऐसी चीजों को जिनको हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप गाड़ी आप बेच रहे हो, गाड़ी को आप टच कर सकते हो, इट्स अ फिजिकल थिंग, लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बेच रहे हो, उस सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, उसको आप फील कर सकते हो, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना, उसका आप फायदा उठा सकते हो, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। इट्स एन इनटेंजिबल थिंग, दैट्स अ सर्विस। ये पहली निशानी होती है गुड्स और सर्विसेज के दरमियान। क्या चीज बेटा? गुडविल एक और चीज है, हम आपको बताएंगे अभी गुडविल क्या होती है। गुडविल होती है नेक नामी, ठीक है ना, ये गुड्स का मतलब होता है माल, ये गुड्स और है, वो गुडविल होती है नेक नामी, वो इनटेंजिबल चीज होती है, याद रखो। नेक नामी आप छेड़ तो नहीं ना सकते, हाँ, रेपुटेशन है, तो नेक नामी एक बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, और इसका बड़ा ठीक ठाक पैसा मिलता है बिजनेस के अंदर, ये भी याद रखना। एक बंदा जिसने बिल्कुल नया बिजनेस, आप मुझे एक एग्जांपल दो, आज अगर हम लोग कहते हैं कि जी कोई ACCA का या CA का कॉलेज जो है, चलता हुआ कॉलेज जिसके पास 3-4 हज़ार स्टूडेंट है, सारा कुछ है, वो कहता है कि जी हम लोग ना अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, हम थक गए, टीचर्स बूढ़े हो गए, ठीक है ना, मैनेजमेंट कहती है हमने यार बड़े साल कमा लिया, बस हो गई। आपके ख्याल में वो ऐसे ही बंद कर देंगे या फिर वो बेच के जाएंगे? बेच के जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, एक तो ये वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, और लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मार्केट वाले जानते हैं। अभी रिसेंटली एक कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, और उसके यानी कि बड़ा ठीक ठाक उसकी रिप्यूट जो है ख़राब हुई, उसके बावजूद फौरी तौर पर उसको लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए, फौरी तौर पर, क्योंकि एक चलता हुआ बिजनेस था, बड़ा ठीक ठाक चलता हुआ बिजनेस था। क्यों उन्होंने खरीदा? उसकी गुडविल की वजह से, बावजूद इसके कि उसकी इतनी बदनामी हुई कि उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन फिर भी वो बिक गया कुछ ना कुछ। उसका नाम नहीं, इस तरह गलत बात है। चलें जी, अगली चीज वो कहते हैं सर्विसेज आर इनटेंजिबल ऑफरिंग्स। सर्विसेज ऐसी ऑफर्स होती हैं या ऐसी चीजें होती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं, ऑफ बिजनेसेस दैट कैन नॉट बी हेल्ड, टच्ड और स्टोर्ड। आप सर्विसेज को पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम ये नहीं कह सकते किसी को कि भाई आप मुझे जो है 4-5 जो कटिंग्स हैं वो पैक करा दो। नाई की दुकान पे आप गए और आप उसको जाके कहो कि यार मुझे पैक कर दो, मैं इसको संभाल के रख लेता हूँ, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो लगा लूंगा। नहीं, कटिंग इस तरह नहीं होती। हाँ, वो आपको ये कह सकता है कि भाई मैं तुझे कोई हेयर क्रीम बेच देता हूँ, ठीक है ना, कोई मूस बेच देता हूँ, कोई जेल बेच देता हूँ, कोई सर पे लगाने वाला तेल बेच देता हूँ, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्विसेज नहीं। आप कहते हैं यार 2-4 मालिशें भी बेच दो, है मुझे मालिश का बड़ा शौक है, खुद से दिल नहीं चाहता, कहते हैं यार ये तो अभी करवा ले, तो वो पैक नहीं हो सकता, स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो सर्विसेज जो हैं ये छेड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। फिजिशियंस किसको कहते हैं बच्चों? डॉक्टर्स को। लॉयर्स, हेयर स्टाइलिस्ट्स, कार वॉशेस एंड एयरलाइंस एंड अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स, हम सारे सर्विसेज देते हैं, हम सब सर्विसेज देते हैं। टीचर्स भी सर्विसेज देते हैं अमूमी तौर पे, तो हम इनकी सर्विसेज को क्या हम टच नहीं कर सकते, ये फिजिकल चीजें नहीं होती। वो कहते हैं जी बिजनेसेस आल्सो सेल और सर्व टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जरूरी नहीं है कि बिजनेसेस सिर्फ कंज्यूमर को बेचे। कंज्यूमर किसको कहते हैं बच्चों? एक लफ्ज होता है कंज्यूमर और एक होता है कस्टमर, दो लफ्ज हैं, जरा नोट कर लेना इसको। एक लफ्ज होता है बच्चों कस्टमर और एक लफ्ज होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का लफ्ज जो कंज्यूम से निकला है, इस्तेमाल कर लेना,
और हजम कर लेना, ठीक है ना, इस्तेमाल कर लेना, बेसिकली ये उधर से लफ्ज निकला। और ये होता है कस्टमर। कस्टमर किसी भी उस शख्स को कहते हैं जो आपकी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए तैयार हो, वो कस्टमर होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कस्टमर जो है वो कंज्यूमर भी हो। कंज्यूमर अलबत्ता कस्टमर जरूर होता है, लेकिन हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली ना खरीद रहा हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली ना खरीद रहा हो, स्पेशली गुड्स की सूरत के अंदर। कस्टमर हम उस शख्स को कहते हैं जिसने आके आपसे चीज खरीद ली, लेकिन उस चीज को इस्तेमाल कौन करेगा, वो है इसका कंज्यूमर। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक घी का बिजनेस शुरू किया, फैक्ट्री लगाई, ठीक है ना, कुकिंग ऑयल का बिजनेस शुरू किया। वहां पे वेजिटेबल ऑयल जो है वो आप प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद वो पैक होता है, उसके बाद जो है आप उसको बेचते हो। अब उसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप अपनी कोई फैक्ट्री आउटलेट लगा लो, दुकान लगा लो, और उसमें आके लोग जिन्होंने घरों के अंदर इस्तेमाल करना है उसको, वो आके आपसे चीज़ें खरीदें। या जिन्होंने अपने हाँ घरों के अंदर ही बेसिकली इस्तेमाल होता है, ऑफिस में इस्तेमाल होता है, वो कहते हैं कि यार हम लोगों को दे, और वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास होल सेलर्स आए जो थोक में लेते हैं ना चीज़, वो आए, वो कहेंगे यार तुम हमें बेच दो। आप बेचते हो सिर्फ लाहौर के अंदर, वो कहते हैं सर हम लोग ना इस्लामाबाद में भी बेचा करेंगे, हम लोग रावलपिंडी में बेचा, हम शावर में बेचा करेंगे, हम कराची में बेचा करेंगे। वो आते हैं एक ही गो के अंदर आपसे लाखों के लिहाज से लीटर्स खरीद जाते हैं। अब वो उन्होंने खुद इस्तेमाल करने नहीं, उन्होंने आगे बेचना है। अलबत्ता वो आपका कस्टमर है, लेकिन वो भाई कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने अब इनसे खरीद के उसको खुद इस्तेमाल कर लेना। अगर वो उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते। लिहाजा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल्स को बेचो, बल्कि आप बिजनेसेस को भी चीजें बेचते हो। बल्कि अमूमी तौर पे जो अच्छे कस्टमर होते हैं ना, आम तौर पे वो बिजनेसेस ही होते हैं। बड़े कस्टमर्स जो होते हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो आमतौर पे इंडिविजुअल्स को नहीं बेचती, वो आमतौर पे बड़े बड़े बिजनेसेस को बेचती हैं, डीलर्स को बेचते हैं, होल सेलर्स को बेचते हैं। ठीक है जी, चलें अगली चीज। वो कहते हैं 10 बिजनेसेस क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर द बेसिस ऑफ आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। याद रखें, बिजनेसेस जो हैं ये वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जिनकी वजह से हमारा रहन सहन जो है उसका स्टैंडर्ड जो है वो बनता है या बिगड़ता है। आमतौर पे बनता ही है। ठीक है जी, जाहिर सी बात है वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम उनको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। एक सीधी सी बात है। सही है जी, चलें। वो कहते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल कैन बाय विद द मनी दैट दे हैव। या आप लोगों ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये वाली चीज़ें पढ़ी होंगी, हाँ GNP वगैरह ये सारा कुछ पढ़ा होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह। ये बेसिकली एक तरह के मेयार होते हैं कि जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे लोगों के पास कितना पैसा है जिससे वो चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली आपको यही बता रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग आइडिया लेते हैं कि यार हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या खुदा ना खास्ता डलवान की तरफ हैं। ठीक है जी, चलें। वो कहते हैं दिस प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग डिफरेंट कंट्रीज। ये जो GDP GNP वगैरह होते हैं ना, इससे आप बेसिकली मुख्तलिफ मुल्कों को आपस में कंपेयर कर लेते हो कि किधर की बिजनेस एनवायरनमेंट और किधर की जो स्पेंडिंग की एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है या सऊदी अरब में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो आपको आइडिया होता है कि नहीं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सऊदी अरब में ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं जो वो अपनी लाइफ के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं, वहाँ के बिजनेसेस के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं। फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार अगर हम लोग यहाँ से ज़रा चले जाएं इधर की तरफ, पाकिस्तान से उठ के यूरोप शॉरप की तरफ चले जाएं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज़्यादा है। ठीक है, कई तरह की चीज़ों के अंदर, कुछ चीज़ों में सऊदी अरब में ज़्यादा है, कुछ चीज़ों में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है। स्टैंडर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी यूरोप के अंदर जनरली ज़्यादा है कि लोग उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह के बिजनेसेस ज़्यादा अच्छे चल जाएंगे। ठीक है जी, बहरहाल मुख्तलिफ कंट्रीज़ की अगर आप लोगों ने इकोनॉमी को कंपेयर करना होता है तो ये आपके पास स्केल्स मौजूद होते हैं। जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हों, GDP GNP वगैरह, जहाँ पर लोगों के पास स्पेंडिंग पावर ज़्यादा हो, खर्चा करने की ताकत ज़्यादा हो, वहाँ पर बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलता है। मैंने आप लोगों को शायद कल एक एग्जाम्पल दी थी
कि आप लोग गाड़ियों का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो कमाल किस्म का, और खोलते हो ऐसी जगह के ऊपर अपना शोरूम अफ्रीका के अंदर जहाँ पे बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पे बिजनेस नहीं चलेगा। बेहतरीन गाड़ियाँ आपने बनाई, प्राइसेस भी आपने बहुत अच्छी रखी, यानी कि उस तरह की गाड़ी, एक गाड़ी 50 लाख की मिलती है आमतौर पे, लेकिन आप कहते हो कि मैं 45 लाख की बेचा करूंगा। आपने अपनी तरफ से प्राइस भी कम रखी, क्वालिटी भी बेहतरीन रखी, सर्टिफिकेशंस भी आपको मिली क्वालिटी की, सारा कुछ नहीं बिकेगा। मसला क्या है, उस मुल्क की इकोनॉमी आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट ही नहीं करती। आपको क्या लगता है कि हमारे लोग जो ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं वो बाहर के मुल्कों में क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो जो ख्वाहिश रख रहे हैं ना कमाने की, वो इनको यहां पे मिल ही नहीं सकती। वो जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे रहना चाह रहे हैं, उनके पास वो स्पेंडिंग पावर यहां पे पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं सीधी सी। मैं एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के अंदर काम करता था। जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर आप समझ लो कि तकरीबन 40,000 रुपए देते थे ना पाकिस्तान के अंदर, उन्हीं के इक्वल लोगों को वो सऊदी अरब में, तुर्की में और अपना इंग्लैंड या अमेरिका के अंदर वो तकरीबन आप समझ लो 10 से 12,000 डॉलर देते थे महीने का। कितना देते थे? हाँ, 10 से 12,000 डॉलर। अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी का सीएफओ था, अमेरिकन कंपनी का। वहां पर हमें पाकिस्तान के अंदर लोगों को अगर आप 3-3.5 लाख रुपए तनख्वाह देते थे ना, वो बहुत खुश हो जाते थे, बहुत खुश होते हैं। वो कहते यार मुझे 3.5-4 लाख रुपए मिल रहा है। ये हकीकतन पाकिस्तान में एक इंतहाई अच्छी तनख्वाह है। लेकिन जिस वक्त आप देखते थे ना कि इन्हीं के काम जो है, जो बाहर बैठा हुआ बंदा है उसको कितना मिल रहा है, वो सालाना मिनिमम सालाना 2 से 3 लाख डॉलर कमाता था। इसको महीने के ऊपर खुद ही बांट लो कि कितना बनता है, ठीक है ना? एक महीने में वो कितना कमाता था। के मुल्कों में तो पर एनम देते हैं। हाँ, तो ये पर एनम के लिहाज से मैंने आपको बताया 2 से 3 लाख डॉलर। मैंने कहा ना इसको महीनों पे खुद ही बांट लो, जितना भी है फिर भी कोई 20 से 30,000 डॉलर बन ही जाता था महीने का। तो पाकिस्तानी 40-50 लाख रुपए बन जाता होगा, ठीक है। हाँ, खर्चे वहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन खर्चे वहाँ पे क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, ये मसला है, ठीक है। वो फिर भी जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो कहते हैं द बिजनेस प्लेयर। हाँ, हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह की बात कर ली थी। अच्छा, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना बिजनेस की, वो कहते हैं कि यार ये किस तरह आपको पता चलेगा कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है कि नहीं? इसके 2-3 वेरिएबल्स होते हैं। एक तो ये देखा जाए कि भाई रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितनी हो रही है। उसको देखते ही इंसान को पता चल जाता है कि कंपनी चल कितना रही है, ठीक है ना। कंपनी के अरबों रुपए की सेल्स हो रही है, यूनिट्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। पहली चीज तो आपकी क्या होगी? सेल्स होगी या रेवेन्यू होगा, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ये मेरे ख्याल में हम लोगों ने कल भी देखा था। रेवेन्यू कहते हैं सेल्स की अमाउंट को, पैसे में कितनी अमाउंट है सेल्स की। सेल्स यूनिट्स में भी हो सकती है, सेल्स जो हम पैसों की टर्म, हम जब अकाउंटिंग की बात कर रहे होते हैं हम सारा कुछ पैसों की टर्म्स में लेके आते हैं। अकाउंटिंग पढ़ाई ही हर चीज को मॉनेटरी टर्म्स में लेके आने की है। जो चीज मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनती, याद रखो। जो चीज आप पैसे की टर्म्स के अंदर कर सकते हो ना एक्सप्रेस, भाई वो आप अकाउंटिंग में लेके आते हो। तो पहली चीज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमारे सामने होनी चाहिए वो रेवेन्यू है। ये पहली चीज है जो जरूरी है। दूसरी चीज जो आपके पास आनी चाहिए वो होती है कॉस्ट। अब ये कहने को आसान चीजें हैं, कहने को ये आसान चीजें हैं, लेकिन ये इतनी आसान है नहीं। इस चीज के लिए आपका पूरे सब्जेक्ट होते हैं, कॉस्ट के लिए पूरे पूरे सब्जेक्ट होते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए। लिहाजा दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया, और इसकी एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए इसके पूरे पूरे सब्जेक्ट तैयार किए गए हैं, जिसमें फार्मूलाज मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, कॉस्ट को एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट करना, ठीक है, फेयर तरीके से कैलकुलेट करना, उसके स्टैंडर्ड वगैरह वो सारा कुछ है। इसके भी इसी तरह स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि ऐसे ही ना बंदा उठ के अपनी सेल बनाता चला जाए, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होता है। इसमें भी फ्रॉड बहुत होता है, लेकिन इसमें फ्रॉड बहुत कमाल तरह से होता है। जो चीज आपकी सेल बनती ही नहीं है उसको भी लोग सेल शो कर रहे होते हैं कई दफा, अपनी कंपनी की वर्थ शो करने के लिए। एक बहुत मशहूर कंपनी है एनरॉन के नाम से, खत्म हो चुकी हुई है, 2001 के अंदर खत्म हो गई थी। मैंने आपको शायद बताया था कि आपने बिग 4 का कभी नाम सुना है? यस सर, ऑडिट का। अब वो बिग 4 नहीं रहे, अब वो बिग 3 हो चुके हैं, ठीक है ना। एक दौर था 2001 से पहले पहले के बिग 5 हुआ करते थे। ये 4 मेजर
आपकी ऑडिट फर्म्स हैं PwC, जिसका प्राइस वाटर कूपर्स के नाम से, जिसको हम पाकिस्तान में फर्गसन के नाम से जानते हैं। फिर आपकी अर्नेस्ट एंड यंग है EY, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर पहले तो मेरे ख्याल में जानते होते थे सिद्धार्थ हैदर के नाम से शायद, लेकिन अब हम उसको EY ही कहते हैं पाकिस्तान में भी, अर्नेस्ट एंड यंग। फिर आपकी KPMG है, जिसको हम पाकिस्तान में पहले तासीर हादी के नाम से जानते हैं, सलमान तासीर जो था ना, जो मर गया हुआ है, वो भी बड़ा सीनियर चार्ट अकाउंटेंट था, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल के जायंट्स हैं। और चौथी थी आपकी डिलॉयट। ठीक है, तो ये 4 आपकी बेसिकली हैं। मेरे ख्याल में मैंने EY का नाम शायद गलत बताया। तो ये 4 आपकी बिग 4 हुआ करती थी। इससे पहले एक और भी होती थी बिग 5, उसका नाम था आर्थर एंड एंडरसन। ये एक बड़ी मशहूर फर्म थी, स्पेशली अमेरिका के अंदर, क्योंकि इसका एक अदद क्लाइंट इतना बड़ा था कि वो इसको बिग 5 के अंदर लेके आ गया था। अगर वो एक क्लाइंट सिर्फ छूट जाता ना इससे, सिर्फ एक क्लाइंट, तो इसमें बिग 5 से निकल जाता था। और यही हुआ, उस एक क्लाइंट के प्रेशर में इतना ज़्यादा आ गए कि उन्होंने उनकी झूठी मूठी सेल्स को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी झूठी मूठी सेल्स अपनी शो की, बहुत लंबी। उसकी वजह से लोग खुश रहते थे, कहते थे अच्छा इनकी सेल हो रही है, कंपनी चल रही है, कंपनी चल रही है, कंपनी चल रही है। वो उसके शेयर्स खरीदते रहते थे। लेकिन क्या हो रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो साथ मिले हुए थे और फ्रॉड खिंच के हो रहा था। फिर उसके एक दौर आया कि उसके अंदर के एक सीनियर एम्प्लॉई ने ना इनका भांडा खोल दिया, भांडा फोड़ दिया, जो कि उसको उन्होंने निकाल दिया जॉब से। लेकिन यह कि उसने भी छोड़ा नहीं, उसने कहा मैं पूरी दुनिया को बता के रहूँगा, क्योंकि दुनिया के मेजर जितने भी ममालिक थे उन सब के अंदर ये लिस्टेड थी, पाकिस्तान में लिस्टेड नहीं थी। 2001 के अंदर इसका भांडा फूटा और सारी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश कर गई, सारी दुनिया की। हम कहते हैं ना कि ये 9/11 का वाकया क्यों हुआ और ये सारा कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे बड़ी फाइनेंशियल कहानी है, कोई छोटी मोटी नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने बेचारे इनको साथ तालिबान को कसूरवार ठहरा दिया, इनका इससे कोई दूर दूर से भी ताल्लुक नहीं था। ये इनके अपने ब्लंडर से अंदर के, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सके। और पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो खराब हो गई, क्रैश कर गई। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज उस साल दुनिया की सबसे अच्छी स्टॉक एक्सचेंज बनी। मुशर्रफ साहब ने, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे स्ट्रांग बनाया और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज आज दुनिया की सबसे स्ट्रांगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ तक बात उसकी सच थी, पहली वाली बात उसकी झूठ थी। उसने कुछ नहीं किया। वो एक लतीफ़ा हम लोग सुनते थे कि कश्मीर के महाज के ऊपर इंडियन फ़ौजी ने कहा, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी और इंडियन कमांडर ने कहा कि कौन है जो पाकिस्तानी फ़ौजियों से जाके लड़ेगा। तो एक सिख फ़ौजी जो था ना, सिख फ़ौजी, वो सामने आया, उसने कहा तुम्हें मेडल मिलेगा, तुम सबसे बहादुर हो। और कहा जी मैं नहीं आगे आया, बाकी सारे पीछे हुए नहीं। ठीक है, हाँ, तो यही हुआ पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान आगे नहीं आया था, बाकी सारे क्रैश कर गए थे। तो अंधों में काना राजा, ठीक है ना, ये वाला हिसाब किताब था। बहरहाल बच्चों, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रेवेन्यू भी और स्टॉक भी, एंड दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है जी, वो कहते हैं जी कॉस्ट्स के अंदर क्या कुछ आ सकता है, रेंट आ सकता है। ठीक है ना, ये हम अगर फ़र्ज़ करें रेंट पे ली हुई है बिल्डिंग, तो इसका किराया आ सकता है। हम लोग सारों से फ़ीस जो ले रहे हैं, वो अगर रेवेन्यू है, बच्चों से जितनी फ़ीस आ रही है वो आपकी अगर सेल्स के अंदर है, तो कॉस्ट के अंदर इधर का किराया जा रहा है, लोगों की सैलरीज जा रही हैं। ठीक है, बिजली के, पानी के, गैस के, यूटिलिटी बिल्स जा रहे हैं, ये चीज़ें जा रही हैं। फिर उसके अलावा और कई तरह के मिसलिनियस खर्चे हैं, स्टेशनरी वगैरह का खर्चा है, सफाई सुथराई के सामान का खर्चा है, आए दिन के कोई चाय पानी वगैरह के खर्चे हैं, ये सारे खर्चे जाते हैं। इन खर्चों के बगैर आप ये सेल्स करने के काबिल नहीं रहते। अगर हम लोगों ने किराया ना लगाया हो इस बिल्डिंग के ऊपर, तो हमारे पास पढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, कैमरामैन वगैरह के खर्चे होते हैं, कैमरा की इक्विपमेंट वगैरह के, इन सारी चीज़ों के, एडिटिंग वगैरह की कॉस्ट्स के, जो आपने इंटरनेट के ऊपर अपलोड करनी है उसके, वेब होस्टिंग के, इन सारे बेतहाशा खर्चे होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के खर्चे हैं जिनको आपने सही तरीके से कैलकुलेट करके तो अपनी सेल से माइनस करना होता है, ताकि आपका प्रॉफिट जो है एक्यूरेटली कैलकुलेट हो। ठीक है जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर हैंड एक बिल्कुल फर्क ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट कमा रही है, इसमें मेन एम ये होता है कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कॉस्ट कम से कम हो जाए, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। बेसिकली प्रॉफिट, हाँ,
सेल ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज्यादा होता चला जाएगा। तो हमारा एम यही चलता रहता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर लिहाज से इंसान कोशिश करता है कि सेल ज्यादा हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए, बचतें हो जाएं और पैसे जो है बनते चले जाएं, पैसे ज्यादा से ज्यादा बने। पैसा इज द मेन फैक्टर, प्रॉफिट इज द मेन फैक्टर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उलट होता है साहब, क्योंकि वहां पे हम सेल्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, वहां पे हम पैसा कमाने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, वहां पे काम करने के ऊपर तवज्जो होती है। काम ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ये जरा गौर से सुनना। यहां पर हम कहते हैं कि जितना मर्जी पैसा लग जाए कोई मसला नहीं, लेकिन उस पैसे के एवज हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। बल्कि कोशिश हमारी ये होती है कि कम से कम काम के अंदर और कम से कम पैसा लगने के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाए। यहां पे हम काम ज्यादा नहीं करना चाह रहे होते, यहां पे हम पैसा ज्यादा बनाना चाह रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उलट होता है साहब। दो हॉस्पिटल्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक डॉक्टर्स हॉस्पिटल और एक शौकत खानम है, ठीक है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल जो है वो एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहते हैं कि यार हम थोड़े से भी ऑपरेशंस करें ना तो उसमें लाखों करोड़ों कमा जाएं, उनका ये एम है, ठीक है। वो कहते हैं कि यार अगर हम लोगों ने 10, 15, 20 ऑपरेशन करने हैं रोज़ाना के, तो हम लोग रोज़ाना के एतबार से जो है ना कोई 80-90 लाख रुपए कमा जाएं, उनका ये एम है। शौकत खानम ऑन द अदर हैंड ये कहता है कि यार हम लोगों को अपने मुख्तलिफ डोनर्स से इतना पैसा मिला है, मुख्तलिफ लोगों ने जो अपने अतियात वगैरह दिए हैं हमें, उससे हमें इतना पैसा मिला है, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इस पैसे में रहते हुए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हम ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन करने के काबिल हो जाएं। अब समझ रहे हैं फर्क? डॉक्टर्स हॉस्पिटल क्या कह रहा है, कोई टेंशन नहीं है, महंगा वो रखना है, महंगा सर्जन रखना है, जो मर्जी रखना है, पैसा ज्यादा आना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि यार हमारे पास पैसे लिमिटेड है, हम लोगों को डोनर्स ने पैसे दे दिए, ठीक है ना, या हम लोगों को हुकूमत ने बजट दे दिया, फौज ये कहती है हमें हुकूमत ने बजट दे दिया, एलडीए कहता है हमें हुकूमत ने बजट दे दिया। अब इस बजट में रहते हुए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले, जो ज्यादा से ज्यादा सड़कें बन जाएं, ज्यादा से ज्यादा पुल बन जाएं, बिल्डिंग्स बन जाए, इस तरह की चीजें बन जाएं, तो ये परफॉर्मेंस की तरफ होते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये परफॉर्मेंस की तरफ होती है, ये अर्निंग की तरफ होती है। ये मेजर फर्क है इन दोनों के अंदर। बस इस चीज़ के ऊपर हम लोग ये वाला ख़त्म करते हैं, और अगली वाली क्लास के अंदर जो है हम लोग इसके जो बाकी के हिस्से थे उनको भी इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। जज़ाकल्लाह यार। जिस स्टूडेंट ने ये अगली वाली क्लास